तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा फसाऊ टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं होता, वो मोस्टली रट लेते हैं। ठीक है, एक दो डाटा तो भाई साहब हैं एक्सेप्शनल, मगर भाई साहब बहुत सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को समझना काफी आसान होता है। और जो चीज समझना काफी आसान है उसे हम एग्जाम में अच्छे से करके आ सकते हैं, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे बेटा जेई का एग्जाम हो। अगर कोई टॉपिक आप समझ सकते हैं और समझ के एग्जाम में कर सकते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा कि जबकि आप डाटा रट के चले जाते हो, वहां पे डाटा आप भूल जाते हैं, इस वजह से आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स मेरे पास हैं, जितने भी मेरे पास चाचा डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं बेटा, तो उनमें आज क्या करने वाले हैं, उनकी ई नॉट वैल्यू का डिस्कशन करेंगे, है ना। किसका डिस्कशन करेंगे? ई नॉट। और ई नॉट हमें दो प्रकार के पढ़ने हैं। एक हमें m+2 से हमें m के लिए भी जाना है बेटा, और एक हमको बच्चा ई नॉट m+3 से बेटा m+2 के लिए भी जाना है। ठीक है ना, इन दोनों वैल्यू के लिए हमको जाना है, क्योंकि भाई साहब दोनों से ही आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना, दोनों से क्वेश्चंस आपके आते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना, अगर किसी भी वैल्यू का साइन माइनस में आ रहा है मतलब वो काम नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने लिख दिया m+2 से m, अगर ये माइनस में है इसका मतलब ये हुआ कि m+2 आयन m में नहीं जा पाएगा। ठीक है, मगर इसकी जब उल्टी वैल्यू लिखूंगा मतलब m से m+2 तो वो प्लस में हो जाएगा, मतलब वो चला जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने इस वैल्यू को, किसी वैल्यू को पॉजिटिव लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने? पॉजिटिव। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये मैंने वैल्यू पॉजिटिव लिखी है इसका मतलब ये हुआ कि m+3 m+2 में अपने, बहुत लोग एक दो वैल्यू रटा देते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हुआ तो ऐसा हो जाएगा। कोई मतलब नहीं है, कोई नॉनसेंस वाली बात है बल्कि, है ना। मैं कह रहा हूं सिंपल सा, जो वैल्यू आपको दिख रही है, ठीक है, अगर वो नेगेटिव है तो वो नहीं हो पाएगी, और उसका जो उल्टा प्रोसेस है वो पॉजिटिव हो जाएगा, वो अपने आप हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा m+3 से m+2, ठीक है, और यहाँ पर ये मैंने प्लस साइन लिख दिया। अब बेटा इस प्लस साइन का मतलब क्या होगा कि ये अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ, जितना बड़ा प्लस का साइन होगा उतनी जल्दी ट्रांसफर होगा, जितना छोटा प्लस का साइन होगा उतने देर से ट्रांसफर होगा। ठीक है, जितना ज्यादा बड़ा माइनस होगा उतना देर में रिएक्शन हो पाएगी, जितना छोटा माइनस होगा तो होने की थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी होगी। जैसे मान लो मैंने कहीं लिख दिया ई नॉट ऑफ कॉपर +2 से, और यहां लिख दिया कॉपर, और प्लस का यहां पर लिख दिया 0.34 वोल्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ चाचा, ये फिलहाल अभी जो लिखा है वो रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है। इसका सीधा मतलब है कि सोल्यूशन में ये जो आपका चल रहा है केमिस्ट्री, बिल्कुल ध्यान रखने वाला है, सोल्यूशन फेज का होता है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा ई नॉट वैल्यू किन से मिलकर के निकलती है। ठीक है, तो जो कॉपर डबल प्लस है वो कॉपर में अपने आप चला जाएगा, है ना। मतलब सोल्यूशन फेज में कॉपर डबल प्लस इतना स्टेबल नहीं होगा जितना कॉपर होगा, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है। मगर कॉपर से कॉपर +2 लाना है तो ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी, मतलब हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। क्या खर्च करनी पड़ेगी बेटा? एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। इतनी बात क्लियर है। अब बेटा एक चीज समझ लो, ये जो पूरी ई नॉट की वैल्यू निकलती है, आपको तो देखने में लग रहा होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन निकालने इलेक्ट्रॉन देने, इलेक्ट्रॉन निकालने इलेक्ट्रॉन देने हैं, मतलब आपको लग रहा होगा सारा खेल आयनाइजेशन पोटेंशियल का होता है। आपको लग रहा होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन निकालने इलेक्ट्रॉन देने हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का सारा गेम लग रहा होगा, मगर ऐसा नहीं है। ई नॉट को कैलकुलेट करने में 3 लोगों का हाथ होता है। ठीक है, हाथ 3 लोगों का, कौन 3 लोग है ये लोग बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास मेटल जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है ना, अब आप क्या करेंगे, इसको हीट देंगे, इसको आप क्या करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है, और इसको आप वेपर फेज में बदलेंगे, मतलब मेटल सॉलिड को मेटल वेपर में लाएंगे। फिलहाल इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोल दो या हीट ऑफ एटमाइजेशन बोल दो। फिलहाल ये आपको देनी पड़ेगी। अगर किसी मेटल का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा है, मतलब इस प्रोसेस को कराने में काफी बैंड बजने वाली, मतलब वो अपने आप से जल्दी नहीं होगा। उसके बाद जब मेटल मेरा वेपर फेज में आ जाएगा तो उसको मैं फिर से एनर्जी दूंगा ताकि उसका आयन बन जाए। ठीक है, ताकि उसका आयन बन जाए। फिलहाल इसको मैं लिख लेता हूं डेल्टा H ऑफ, ये बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। ये क्या होगी बेटा? आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो हम लोग डी ब्लॉक के लिए पढ़ते हैं। ठीक है ना, अब मान लो किसी मेटल की कम है, किसी मेटल की कम है तो ये जल्दी हो जाएगा, किसी मेटल की ज्यादा है तो थोड़ा देर से होगा। अब इसको वाटर में डाल देते हैं। कहां डाल देते हैं? वाटर में, और इसका हाइड्रेशन कराते हैं। M+ के आगे लिख देते हैं एक्वस। ठीक है, क्या लिख देते हैं? एक्वस। यहां पर
हमेशा एनर्जी निकलती है जिसको मैं डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन। तो देखा जाए तीन लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशन, कौन तीन लोग? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है, ये मोस्टली देनी पड़ती है। आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये भी मोस्टली देनी पड़ती है। हाँ, एक ही बेनिफिट हो रहा है जहां पे एनर्जी निकलती है, क्योंकि जिस प्रोसेस में एनर्जी निकलेगी उसके होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, और जिस प्रोसेस में एनर्जी लगेगी उसके होने की पॉसिबिलिटी तो भाई साहब वैसे भी कम हो जाएगी। अब इन तीनों का जो समेशन होता है, इन तीनों का जो समेशन होता है वही हमारे सामने ई नॉट के रूप में आता है। अगर ये तीनों में से जो लास्ट वाला ये बहुत तगड़ा है, हाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है और इन दोनों को ओवरकम कर ले रहा है, मतलब ये दोनों मिलके कह रहे हैं हमको चाहिए 40 जूल, वो अकेले 60 जूल निकाले दे रहा है। वो कह रहा है मेरे को चाहिए दोनों को मिला के 40 जूल, ये अकेले 60 जूल निकाल दे रहा है। भाई धड़ल्ले से प्रोसेस जो होगा मेटल से मेटल प्लस बन जाएगा, मगर मेटल से मेटल प्लस बन जाएगा ना, अगर उल्टा कहूंगा तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जो साइन है हमें उसको देख के काम करना है। अगर आपका प्लस साइन लिखा है मतलब वो हो जाएगा, तो भाई उसका उल्टा नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में इतनी बातें क्लियर भई होंगी। हाँ, अगर मान लो यहां से यहां तक का है तो कोई बात नहीं, मैं फर्स्ट आईपी और सेकंड आईपी भी उठा के लूंगा, ठीक है ना। और यहां से यहां तक भाई तो +2 तक तो आएगी, मतलब यहां तक तो था ही था, तो एक बस एक इलेक्ट्रॉन और निकालूंगा। बस यहाँ वाले पे अगर मैं आऊंगा तो मेरे को थर्ड आईपी भी देखना पड़ेगा। फिलहाल इतने डाटा कोई नहीं रखता, तो मैं सिंपल द सीक्वेंस जो डाटा है उनके अकॉर्डिंग चलूंगा। हाँ, जहां पे जो वैल्यू आगे पीछे थोड़ी बहुत हो गई होंगी उनको समझाने का प्रयास करूंगा ये क्यों हो गई, और एक आधे को समझाने के लिए तो भैया आपका दिमाग वैसे ही माथा पच्ची हो जाएगा, तो उसको बच्चे रट लेते कि हाँ भाई कोबाल्ट प्लस्टिक का इतना ज्यादा रहेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, इतना डाटा कौन याद कर पाता है। तो देखते हैं सीक्वेंस में हमारे पास क्या है। अगले पेज में आते, देखिए भाई मेरे पास टेबल बनी हुई है। देखिए अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर M+2 से M के लिए बना रखा है, ये आपकी एनसीईआरटी में पूरा लिखा है, मगर इसको हमें डायरेक्ट नहीं रटना है। अगर आप डायरेक्ट रट के जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप गड़बड़ी करेंगे। एक सीक्वेंस वाइज चलो। देखो एक चीज बताओ कि इधर से इधर जाने पर, इधर से इधर जाने पर जो आईपी की वैल्यू होती है, इधर से इधर जाने पर आईपी की वैल्यू क्या होती है? लगातार मोस्टली बढ़ती है। इधर से इधर देखो भाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वो भी थोड़ी बहुत कहीं वेरी करती है। हाइड्रेशन एंथैल्पी तो हम देख ही नहीं सकते भाई किसकी कितनी होती है ना। तो हम केवल दो चीजें देख सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और भाई साहब देख सकते हैं आईपी। तो जनरली हम लोग देखते हैं आईपी। ये बताओ इधर से इधर आईपी का मान क्या होता है? मोस्टली बढ़ता है। अच्छा, अगर आईपी बढ़ता है तो इसका मतलब मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, मतलब मेटल से मेटल प्लस में जाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है, मगर अगर किसी की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा हुई, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा हुई भाई साहब, तो भैया वो उसको ओवरकम कर लेगा और आराम से होने देगा। आप बताओ जरा बताइए। चलिए स्कैंडियम का तो डाटा कहीं पता ही नहीं है, तो टाइटेनियम की वैल्यू माइनस में ये आ रही। इसका पहले माइनस का मतलब समझ लो। अगर मैं +2 से M में जाऊंगा, मतलब टाइटेनियम +2 से टाइटेनियम में जाएगा, तो भाई साहब नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, मतलब टाइटेनियम। अच्छा मैं उल्टा हूं, अगर मैं टाइटेनियम से टाइटेनियम +2 में जाऊंगा तो बहुत आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कैंसर इलेक्ट्रॉन निकालोगे आप, एनर्जी लगेगी, हाँ निकलेगी, मगर टाइटेनियम +2 से हाँ लगेगी एनर्जी, मगर टाइटेनियम +2 के जब हाइड्रेशन होगा तो एनर्जी जो निकलेगी ना उसको ओवरकम कर लेगा। अब बताइए मैं जब वेनेडियम में आया तो देखिए वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई। इसका मतलब देखो मैं उल्टा बता रहा हूं। देखिए यहां से अगर मैं यहाँ टाइटेनियम वाले केस को देखूं तो मेटल से मेटल +2 में जाने के लिए प्लस का 1.63 है, काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही है, मतलब आराम से होगा। अगर वेनेडियम वाले में अगर मैं वेनेडियम से वेनेडियम +2 में जाऊंगा तो प्लस का 1.18, मतलब वैल्यू थोड़ी कम हो गई। इसका मतलब आपका जो आईपी थोड़ा हावी हो गया और आईपी की वजह से वैल्यू कम होगी। मतलब ये बात क्लियर है कि यहाँ से यहाँ वैल्यू कम क्यों हो रही है, क्योंकि भाई देखो अगर मैं उल्टा मानूं, मैं उल्टा का मतलब क्या होगा, मेटल से मेटल +2 में जाऊं तो यहाँ ज्यादा एनर्जी निकलेगी, यहाँ पर कम निकलेगी, यानी कि ये थोड़ा मुश्किल से होगा। मेटल से मेटल +2 की बात कर रहा हूँ, सुन लेना है ना। अब देखो यहाँ पर क्रोमियम में और सीधी सी बात है, और आईपी बढ़ गया होगा और मुश्किल से हुआ होगा। मगर देखो यहाँ पे एमएन वाले में एक थोड़ा सा गड़बड़ी आ गई है ना। हमारा डाटा सब कुछ सही चल रहा था, देखो घटा 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 है ना, घट रहा था लगातार, मगर ये अचानक से बढ़ गया, अचानक से बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर जो एमएन का जो आईपी है, एमएन का सेकंड आईपी अचानक से कम हो जाता है। क्यों भाई, ये मेरे पास एमएन होता है, एमएन का मेरे पास क्या होता है 25, 25 का मतलब होता है 4s2 और ये मेरे पास 3d5। आपको अच्छी तरह पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालना काफी आसान है, बहुत आराम से निकाल के वो स्टेबल हो जाएगा। तो देखो कहीं ना कहीं
क्रोमियम वाले से ये ज्यादा हो गया, ज्यादा किस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस की बात कर रहा हूं, मतलब क्रोमियम से क्रोमियम +2 में जाना मुश्किल है, मगर Mn का Mn+2 में जाना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि सीधी सी बात है ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इस तरह से अगर आप समझ के चलेंगे तो डाटा आसान हो जाएगा। फिर देखो अपनी वही नौटंकी में आ गया, कम हो रहा है, फिर लगातार कम हो रहा है, फिर लगातार कम हो रहा है, तो हमें दिमाग ही नहीं लगाना है। दिमाग केवल कहाँ लगाया मैंने? Mn वाले में। देखो कम हो रहा है, लगातार कम हो रहा है, फिर देखो बढ़ा तो मैंने रीजन बताया, फिर देखो कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है, कम। ओ भाई ये क्या है? कॉपर ने तो नौटंकी फैला दी। कॉपर ने कहा कि मैं निगेटिव में नहीं आऊंगा, पॉजिटिव में आऊंगा। इसका मतलब ये हुआ अगर कॉपर+2, अगर मैं बात करूं कॉपर+2 से कॉपर में जाना है तब तो ये आराम से चला जाएगा, मगर मैं तो बात कर रहा हूं मेटल आयन में ना, तो अगर इसका मैं उल्टा करूं तो इसका साइन तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। तो मतलब कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जो कॉपर से कॉपर+2 में जाने के लिए एनर्जी खाता है। क्यों है? क्योंकि कॉपर का जब आप ड्रा करोगे तो ये होता है 4s1 और 3d10। बताओ सही है? अब जब यहाँ कॉपर+2 बनाने आप बैठोगे ना तो पहला तो निकल जाएगा, मगर दूसरा d10 के साथ जब छेड़छाड़ करोगे ना तो भाई काफी एनर्जी खर्च हो जाएगी। इस वजह से कॉपर की वैल्यू प्लस में आ गई। मतलब कॉपर मेटल का जो आयन है +2 वो कॉपर में तो चला जाएगा, मगर कॉपर से कॉपर+2 जल्दी नहीं जा पाएगा। इतनी बात क्लियर है? बाकी जिंक का अपना ये वैल्यू माइनस में आ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ +3 से +2 वाले में। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, माइनस का 0.37 है। ठीक है, अच्छी बात है, ये वैल्यू घट गई जैसे हम लोगों को पता है, मगर देखो यहाँ क्रोमियम की थोड़ी वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब क्रोमियम की वैल्यू ज्यादा किस पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर मैं प्लस में देखूं, मतलब अगर प्लस में देखूं तो ये प्लस का पॉइंट, प्लस के लिए किसके लिए देखूंगा? +2 से +3 में जाने के लिए। हाँ, ये जो वैल्यू लिखी है वो +3 से +2 में आने के लिए लिखी है, मगर अगर मैं क्रोमियम +2 से क्रोमियम +3 में जाऊंगा तो प्लस की 0.26 एनर्जी निकलेगी, और अगर मैं वेनेडियम वाले में और क्रोमियम वाले में जाऊंगा तो यानी क्रोमियम में ज्यादा निकलने लगी। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि क्रोमियम जब +3 की बात करूंगा तो ये D3 सिस्टम आएगा। कैसा आएगा? D3, जो कि T2G और EG के अकॉर्डिंग ये देखिए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो स्टेबल है। इस वजह से क्रोमियम का आएगा। मैं थोड़ा जल्दी चला जाऊंगा। अब देखिए Mn ने तो आगे बिल्कुल नौटंकी यहाँ फैला दी। देखो Mn, आयरन, कोबाल्ट, ये तीन भयंकर नौटंकी फैलाते हैं, उसके बाद के डाटा कहीं नहीं है। और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बेटा M+2 से M+3 में जाने के लिए, या अगर M+2 से M+3 में जाने के लिए है तो ये माइनस कर लेना, अगर +3 से +2 में तो जैसा है वैसा रहेगा। ठीक है, अब मैं Mn वाले को और एक्सप्लेन करूंगा कि भाई इतनी हाई फाई वैल्यू कैसे हो गई। ये बताओ, अगर Mn+2 में है, अगर Mn मेरे पास +2 में है, इसका मतलब ये ऑलरेडी D5 हो गया, ऑलरेडी D5 हो गया। अब अगर तुम इसको Mn+3 में ले जाओगे तो भाई ये तो मना ही कर देगा, ये कहे भैया मेरे से ना हो पाएगा, ये कहेगा मेरे से ना हो पाएगा, मैं नहीं जा पाऊंगा। इस वजह से बताइए +2 से +3 में जाने के लिए माइनस का 1.57 आएगा। माइनस का मतलब जो लगभग असंभव है, होना रेयर है। हाँ, उसके बाद तो कोई ये वैल्यू थोड़ी सी डाउन हो गई। ये लास्ट की 3 वैल्यू जो होती हैं वो प्लस में होती है। कोबाल्ट वाले में +3 में सीन थोड़ा सा ये होता है, वो जाने से मना करता है, क्योंकि कोबाल्ट का जो थर्ड आईपी होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से कोबाल्ट +2 +3 में जाने से मना करता है। मतलब एक आपको बता रहा हूं, प्लस कोबाल्ट +2 जो होता है, मैं यहां लिख देता हूं, कोबाल्ट +2 जो होता है, कोबाल्ट +2 वो मेरे पास कौन सा सिस्टम होगा? कोबाल्ट +2 में आपका सिस्टम होगा D7। ठीक है, और जो कोबाल्ट +3 होगा, कोबाल्ट +3 वो होता है मेरे पास D6। अगर मैं इनको CFT के अकॉर्डिंग मैनेज करूंगा तो बेटा कोबाल्ट +2 में ज्यादा आपका CFC दे देगा इन कंपेयर टू कोबाल्ट 7। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कोबाल्ट वाला जो है सबसे टॉप वैल्यू होता है, मतलब सबसे मुश्किल से कोबाल्ट +2 से कोबाल्ट +3 बनता है, और सबसे आसानी से कोबाल्ट +3 से कोबाल्ट +2 बनता है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि कोबाल्ट +3 से कोबाल्ट +2 में जाना, हाँ साहब बहुत आराम से हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल पॉजिटिव वैल्यू है। उसके बाद नंबर किसका आएगा? Mn का। फिर क्या मतलब ये जो आखिरी के 3 है, आयरन, Mn, Fe और कोबाल्ट, ये 3 पॉजिटिव वैल्यू है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है टॉप मोस्ट आपका कोबाल्ट का होता है। तो अगर आप डाटा को स्टडी करते हुए पढ़ेंगे, जैसे मैं यहाँ घट रहा था, अच्छा लग रहा था, एक बढ़ा, एक्सप्लेन कर दिया, ये कुछ ज्यादा ही नौटंकी फैला दिया, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बाकी आयरन का तो ठीक ठाक जो वैल्यू घट गई, मगर कोबाल्ट वाले में इतनी कैसे बढ़ गई,
तो भैया वो CFT से एक्सप्लेन होता है, प्लस कोबाल्ट का जो थर्ड IP होता है वो एक्सेप्शनली थोड़ा सा हाई होता है, तो जल्दी जाने में बिल्कुल उसको ऐतराज होगा। मैं थर्ड में जल्दी नहीं जाऊंगा, मैं +2 में ही कंफर्टेबल हूं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको एक छोटे से लेक्चर में काफी नॉलेज मिली होगी कि भाई साहब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ट्रांजिस्टर का कैसे काम करता है। तो अगर लेक्चर छोटा सा ये लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।